साथियों नमस्कार, मैं अमरेश कुमार मिश्रा आज आप लोगों के समक्ष, जैसा कि आप बोर्ड पर लिखा देख रहे हैं, इंग्लिश विषय लेकर के आया हूं। और उस इंग्लिश विषय में आप जानते हैं कि यह जनरल कंपटीशन में विभिन्न प्रकार के जनरल कंपटीशन में इसकी आवश्यकता पड़ती है। और बिना इंग्लिश जाने हुए हाल के जो शिक्षक भर्ती परीक्षा भी होने वाली है, उसमें भी इंग्लिश विषय में अनिवार्य बनाया गया है और उसमें हमें इंग्लिश को समझने की आवश्यकता होगी। साथियों, खास करके जो इंग्लिश जिस रूप में हम लोग जानते हैं, तो इंग्लिश में मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि इंग्लिश भाषा को समझने के लिए दो चीज़ों को समझना होगा। पहला, एक आपका ग्रामर समझने होंगे और दूसरा लिटरेचर समझने होंगे। तो जनरल कंपटीशन की जहाँ तक बात है, उसमें ग्रामर का ही 90% योगदान है और ग्रामर का ही पार्ट वो बाद में लिटरेचर हो जाता है, जिसके तहत एक बार जैसे ही हम ग्रामर जान जाते हैं, लिटरेचर को भी हम लोग समझ जाते हैं और वह मुश्किल नहीं होता है। तो अब सवाल उठता है कि ग्रामर क्या है। ग्रामर किसी भी भाषा का, जैसे हिंदी व्याकरण आप जानते हैं, उसी तरीके से संस्कृत व्याकरण आप जानते हैं, किसी भी भाषा को किस रूप में लिखा जाए, किस रूप में उसको पढ़ा जाए, किस रूप में उनका विस्तृत व्याख्या किया जाए, वो ग्रामर में आता है। तो ग्रामर इज़ व्हाट? तो ग्रामर हाउ टू राइट स्पेल एंड अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, और ए थोरो मतलब संपूर्ण, थोरो और डिटेल एनालिसिस मतलब विश्लेषण होता है साथियों। डिटेल एनालिसिस ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ एनी लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज का किस प्रकार से शब्दों की रचना होगी, किस प्रकार से सेंटेंस की रचना होगी, किस प्रकार से शब्दों का प्रोनाउंसिएशन होगा, किस तरीके से उनके अल्फ़ाबेट होंगे, इसकी जो व्यापक समझ देती है वो ग्रामर है, ग्रामर का पार्ट है। तो साथियों, आप इस बात को समझिए कि इंग्लिश में जिसकी पढ़ाई हम लोग अभी करना चाह रहे हैं, इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण आपका वो ग्रामर सेक्शन है। ग्रामर सेक्शन पर ही लैंग्वेज का सेक्शन, ग्रामर सेक्शन पर ही लिटरेचर का सेक्शन रन करता है। अगर आप ग्रामर नहीं जानेंगे तो समस्याएं ये होंगी कि आप भाषा को समझ नहीं पाएंगे। भाषा का जो जितना भी स्वरूप है, जिस तरीके से भाषा का हम लोग लिखते हैं, समझते हैं, बोलते हैं, वो सब ग्रामर का पार्ट होता है। अब है कि इंग्लिश ग्रामर के कितने भेद हैं। तो इंग्लिश ग्रामर में हम लोग सर्वप्रथम ये जानते हैं कि ऑर्थोग्राफी, सेकेंड इटीमोलॉजी एंड then syntax and then prosody. Then orthography. At first we have to understand that what is orthography. The orthography is how words are said and how words are made. Then the section which defines how words are made, and their separate section how words are spelled, how words or alphabets are
स्पेल्ड कॉल्ड फोनेटिक्स। तो ऑर्थोग्राफी में हम ये समझते हैं कि किसी भी शब्द एनी वर्ड कि उसकी रचना कैसे हुई, उसको बोला कैसे जाता है, वो वर्ड क्या है, उसको किस तरह से बनाया जाए। जैसे ऑर्थोग्राफी सेक्शन में अगर हम लोग चलें, ऑर्थोग्राफी सेक्शन में अगर हम लोग चलें तो किसी भी भाषा का जो मूल आधार होता है वो शब्द होते हैं। तो इंग्लिश भाषा भी इसका एक्सेप्शन नहीं है, अपवाद नहीं है। तो इनके भी जो शब्द हैं तो उन शब्दों को ये समझना पड़ेगा कि ऑर्थोग्राफी सेक्शन में कैसे डील हो रहे हैं। तो इनमें पहला होता है सफिक्स, देन इनफिक्स एंड देन प्रीफिक्स। फंडामेंटल वर्ड, जो फंडामेंटल वर्ड हैं जिनका जेनेसिस कालों में होता रहा है, सदियों में होता रहा है। मानव के उत्पत्ति के समय की कुछ बात जब मानव समझना बोलना सीखा तो शब्दों की वर्ड्स की उत्पत्ति हुई। तो इन वर्ड्स को पुनः बनाने के लिए 3 तरह के फॉर्म हैं, सफिक्स, इनफिक्स और प्रीफिक्स। इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश व्याकरण में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो सफिक्स क्या होता है? व्हाट इज सफिक्स? देन सफिक्स इज एडिशन। एडिशन है। कैसे एडिशन है? जो वर्ड्स के बाद आके लगते हैं, वर्ड्स के बाद। जैसे अगर हम ये देखें, जैसे POT, पोट एक शब्द है इंग्लिश का, POT। अब इसमें इसको प्लूरल बनाने के लिए लग जाता है POTS, पोट्स। देन S इज हियर suffix, we use the suffix made pots plural। similar way like a spoon, एक सिंगुलर स्पून है, एक स्पून की बात करता है। अब इसमें लग जाएगा तो हो जाएगा स्पून्स, ये प्लूरल हो गया, ये सफिक्स हो गया। तो अगर आप शब्दों को देखेंगे तो शब्दों में जो बाद में आकर के लगते हैं, जो बाद में जिनका एडिशन होता है, उनको सफिक्स कहते हैं। अब इन्हीं में देखिए, अगर मैन है, मैन का प्लूरल क्या बनाएंगे? मेन बनाएंगे, मेन। देन दिस इज अल्टरेशन, दिस इज इनफिक्स, ये इनफिक्स हुआ, ए के बदले ई हो गए, चेंज हो गया, तो ये इनफिक्स जो है दैट इज कॉल्ड इनफिक्स। और प्रीफिक्स क्या है? जैसे इफ़ यू रिमेंबर दैट इफ़ यू रिमेंबर लाइक बर्ड, वर्ड इज द वर्ड। अब इनको हम चेंज करते हैं तो अपवर्ड, देन इट इज प्रीफिक्स। तो आप ये समझ रहे होंगे कि सफिक्स, इनफिक्स और प्रीफिक्स का खेल होता है ऑर्थोग्राफी में, जिसमें तीनों का निर्माण होता है। और सफिक्स, प्रीफिक्स और इनफिक्स, ये तीनों को लगा करके हम शब्दों को बनाते हैं। और डिटेल या प्रैक्टिस से आता है कि कहाँ पे सफिक्स है, कहाँ पे इनफिक्स है। अब जैसे कुछ शब्द हैं, जैसे डाउन, अप, फोर, इन, इनका प्रयोग प्रीफिक्स में शब्दों में होता है। प्रीफिक्स में, अब प्रीफिक्स में कैसे होता है? से डाउन प्लस वर्ड। अब ये डाउन वर्ड अगर हम कहें तो ये हो जाता है डाउन वर्ड। डाउन वर्ड एक शब्द है। आप याद रखें, रिमेंबर, क्या याद रखने हैं? जिस तरह हिंदी में संधि होता है, इस तरह से इंग्लिश में संधि का कोई कंसेप्ट नहीं है। संस्कृत में संधि का ज़्यादा उपयोग है, क्योंकि संस्कृत
संयोगात्मक भाषा है, वो संयोग से चलता है, और इंग्लिश वियोगात्मक भाषा है, इसमें संधि का कंसेप्ट नहीं है। अगर आप देखेंगे तो शब्द अलग अलग लिखे जाते हैं। जैसे कोई शब्द राम एंड श्याम, ये क्या है, 3 शब्द हैं, ये तीनों अलग अलग लिखे जाते हैं। और संस्कृत में क्या हो जाएगा, रामश्च श्यामश्च, अब ये एक साथ लिखा जाएगा। तो ये संस्कृत क्या है, ये संयोगात्मक भाषा है, ये संयोग होता है, इसमें आपस में मिलन होता है, जो संधि का निर्माण होता है। तो इसमें इसके आकार जो इन्फ्लेशन है वो बदल जाते हैं, लेकिन इंग्लिश में अलग अलग लिखे जाते हैं। तो ये हमने समझने के लिए केवल प्लस किया है। तो ये जितने भी शब्द हैं, डाउन, अप, फोर, इन, जैसे इन से इन वार्ड, इन प्लस वार्ड बराबर इन वार्ड, तो ये इस तरीके से शब्दों का निर्माण होता है, ये आपका प्रीफिक्स से। अब उसी तरह से अगर हम देखते हैं तो सफिक्स में क्या है, एस है सफिक्स, ई एस है सफिक्स, आई ए है सफिक्स, ओ एन है सफिक्स। तो ये कैसे हैं, जैसे मैंगो तो हो जाता है मैंगोस, मैंगोज, मैंगो हम लोग लिखते हैं तो ये मैंगोज हो जाता है। तो मैंगोज हो जाता है, तो ये जो जितने भी हमारे सफिक्स हैं, जैसे एस, ई एस, ओ एन, आई ए, ये उदाहरण दे रहा हूँ, इसे बहुत सारे बाद में जुड़ने वाले इस तरह के हैं, लेकिन मेनली जब एस लगता है, जब ये जो सफिक्स हैं जब ये नाउन के साथ लगते हैं, नाउन प्लस एस, ये क्या होते हैं, ये प्लूरल हो जाते हैं। अब ये समझना होगा, ये प्लूरल का कंसेप्ट हो जाता है, नाउन प्लस ई एस प्लूरल हो जाता है। एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल जैसे मैंगो, मैंगो क्या है, एक नाउन है, अब इसमें लग जाता है ई एस, तो क्या हो जाता है, मैंगोज। मैंगोज क्या हो गया, मैंगो मतलब एक आम, मैंगोज मतलब बहुत सारे, प्लूरल हो गया, ये पूरा प्लूरल हो गया। अब एक नाउन के साथ जब ये लगेंगे, जैसे क्राइटेरियन, ये क्या है, क्राइटेरिया क्या है, ये भाई ये भी एक नाउन है। अभी ये इसमें अगर आई ए लग जाएगा तो क्राइटेरिया हो जाएगा, ये प्लूरल हो जाएगा क्राइटेरिया। तो सफिक्स लगने से इस तरह के परिवर्तन होते हैं। अगर ये वर्ब के साथ लगें, अगर ये वर्ब जो आगे मैं बताऊंगा आपको, वर्ब मतलब क्रिया होता है, वर्ब के साथ अगर ए से आई एस लगें, जैसे गो, गो मतलब जाना, ये प्लूरल फॉर्म में गो है। अगर इनके साथ ई एस लग जाए तो ये सिंगुलर हो जाता है, गोज मतलब जाता है, कोई एक आदमी जाता है, कोई एक आदमी जाता है। रीड, आर ई ए डी, इनके साथ एस लग जाए तो रीड्स, ये सिंगुलर हो जाता है। तो शब्दों को समझते समय आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर ए सफिक्स लग रहे हैं तो इट डिपेंड्स अपॉन whether it is noun, whether it is verb, they can be added but their meaning can be different. Then come on infix. Then come on infix. Then what is infix? Infix which is put in between the word and makes morphological or change in meaning. जैसे मैन
मैन मतलब होता है एक आदमी, एक आदमी। अब ये हो गया मेन, तो बहुत सारे आदमी। केवल ए हट के ई लगा तो इस तरह से इनमें चेंज आया, सिंगल ए प्लूरल हो गए। अब ए इनफिक्स को समझना होगा, जितने भी तरह के शब्द हैं, अब वो ये समझना होगा कौन सा शब्द में चेंज प्रीफिक्स लगाने से होगा, कौन सारे शब्द में इनफिक्स लगाने से होगा, कौन सारे शब्द में आपको सफिक्स लगाने से होगा। तो ये शब्दों को इस तरीके से इनका जो चेंज होता है ऑर्थोग्राफी के सेक्शन का आता है। दूसरा, वर्ड्स जो होते हैं, वर्ड्स खास करके ऑर्थोग्राफी में, इंग्लिश में कुछ वर्ड्स जो हैं वो बाहर से आए हैं, जैसे लैटिन से आए हैं, लैटिन से आए, फ्रेंच से आए, फ्रेंच से आए, कुछ संस्कृत से भी आए, संस्कृत से भी आए, कुछ हिंदी से भी आए। अब ये पूछिएगा कि ये इस प्रकार हिंदी में तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज का कंसेप्ट है व्याकरण में, तो क्या इंग्लिश में भी है? तो ये देखिए, शब्द है जंगल, जंगल, धोती, कुर्ता। ये शब्द इंग्लिश में अगर आप लिखते हैं तो इनका कोई इंग्लिश नहीं होता, ये मूल शब्द हैं। और जंगल वहाँ से एडॉप्ट हुआ, धोती वहाँ से हिंदी से आ गया, कुर्ता वहाँ से गया, तो ये इंग्लिश में भी लिखे जाते हैं, इस तरह के शब्द भी गए हैं। अब संस्कृत में अगर आप देखेंगे, संस्कृत में से भी बहुत सारे शब्दों की तारतम्यता है, जैसे इग्निस, इग्निस, इग्निस मतलब आप जानते हैं, इग्निस से ही बना आपका इग्निशन, इग्निशन, इग्नाइट बना। और संस्कृत क्या होता है? अग्नि। अब शब्दों की कितनी समानता है, अगर ये देखिए, ये शब्द इग्निशन वहाँ गया। अब लैटिन से क्या गया? पैटर। अब इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं पैटर फैमिलियस, ये शब्द है ना, पैटर फैमिलियस, पैटर फैमिलियस, ये सीधा लैटिन से इंग्लिश में चला गया। एमिकस, एमिकस क्यूरिए। अब जो लॉ बैकग्राउंड के छात्र होंगे, जो लॉ जानते होंगे, इसको समझेंगे। एमिकस क्यूरिए, एमिकस मतलब होता है फ्रेंड, क्यूरिए मतलब कोर्ट को कहते थे, लेकिन इंग्लिश में ऐसा ही शब्द आ गया। तो आप पढ़ेंगे तो इंग्लिश में इस तरह के शब्द आपको मिलेंगे। अब फ्रेंच से रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट, एक रेस्तरां कहाँ है? फ्रेंच से आया है। तो जो भाषा में, जो इंग्लिश लैंग्वेज में भी हम देखते हैं कि शब्दों का आगमन बहुत अन्य प्रदेशों से, अन्य भाषाओं से भी इनमें लिए गए हैं, और उसके अनुसार से इनके मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। तो शब्दों को समझना होगा, तो ऑर्थोग्राफी सेक्शन में इन पर डिटेल बताया गया है, किस प्रकार से है, इनफिक्स कहाँ लगेंगे। एक चीज़ और समझना होगा कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सैक्रोसैंक्ट नहीं है, कहीं पर हो सकता है कि उसके अपवाद भी हों, और भाषा में चूँकि ट्रेडिशन से भी डेवलप होते हैं तो इनके अपवाद भी पाए जाते हैं। दूसरा इंग्लिश ग्रामर का सेक्शन है इटिमोलॉजी, सॉरी इसमें एक सेक्शन है इटिमोलॉजी पर जाने के पूर्व एक सेक्शन है आपका हाउ वर्ड्स आर सेड, हाउ वर्ड्स आर, हाउ वर्ड्स आर सेड। हाउ वर्ड्स आर सेड बेसिकली फोनेटिक्स, फोनेटिक्स सेक्शन का चीज़ है। तो वर्डों का उच्चारण कैसे हो, आप जानते हैं कि ए ई आई ओ यू, दिस इज कॉल्ड वॉवेल, एंड अदर एंड कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट अदर देन देम। एक कॉन्सोनेंट
वोवेल और कॉन्सोनेंट, ये इंग्लिश में भी है। कौन सा वोवेल है, कौन सा कॉन्सोनेंट है, ये आप जानते हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं कि वोवेल तो मैंने लिख दिया, कॉन्सोनेंट इनके अलावे जो हैं वो कॉन्सोनेंट हैं। अब इनके उच्चारण, अब ये रीजनल वेरिएशन पाया जाता है। फोनेटिक शब्द जो है ये अनातोलिया पेनिनसुला में फोनेशियन नामक सिविलाइजेशन था। फोनेशियन सिविलाइजेशन में जो रोमन लेटर का, जिसमें इंग्लिश लिखी जाती है, रोमन लेटर्स का जो उच्चारण करते थे, वो लोग उच्चारण करते थे, वो फोनेटिक्स कहलाता है। वो फोनेशियन लोग जो उच्चारण करते थे, जिस तरीके से वो स्पेल्ड करते थे, वो जो रोमन उनका स्क्रिप्ट है, इंग्लिश का स्क्रिप्ट आपको पता है कि रोमन है, तो उसको फोनेटिक्स कहा जाता है। अब ये उच्चारण में अमेरिकन इंग्लिश, अभी के समय में जो वर्ड्स हैं वो बोले जाते हैं, मैनली बता रहा हूँ, अमेरिकन इंग्लिश। अगर आप डिक्शनरी भी देखेंगे तो उसमें अमेरिकन इंग्लिश में क्या बोला जाता है और लिखा क्या जाता है। जैसे हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश मेनली दो लार्जर इंग्लिश स्पीकिंग बेल्ट हैं, और यहाँ पे जैसे यहाँ कलर जो लिखा जाता है COLOR, वहाँ यू हटा नहीं है यू, यहाँ लिखा जाता है COLOUR, कलर। प्रोनाउंसिएशन में जैसे यहाँ लिखाता है एयरप्लेन, यहाँ लिखाता है AEROPLAN, एरोप्लेन। तो यहाँ पर जो इंग्लिश का है, थोड़ा उच्चारण भी थोड़ा इनका अलग है, थोड़ा अलग तरीके से उच्चारण करते हैं। ब्रिटिश इंग्लिश थोड़ा अलग तरीके से उच्चारण। उसी तरह से भारत में देखें तो एक इंडियन अलग हैं, इंडियन इंग्लिश। चूँकि हम लोग भारतवर्ष की बात कर रहे हैं तो इंडियन इंग्लिश, यहाँ अपने ही एक्सेंट में इंग्लिश को लोग बोलते हैं। जनरली फोनेटिक्स में ए का उच्चारण ई के सम्मिलित रूप में होता है, लेकिन हम लोग इसका उच्चारण आ के रूप में करते हैं। तो ये टंग रीजन स्पेसिफिक है, इसका भी डिटेल चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे जब आपको बताएंगे। अब ऑर्थोग्राफी से आगे जाते हुए दूसरा सेक्शन है इटिमोलॉजी में है कि हम लोगों ने वर्ड्स को देखा। ऑर्थोग्राफी में हम लोगों ने वर्ड्स को देखा, हाउ वर्ड्स आर मेड, हाउ वर्ड्स आर सेट, हाउ वर्ड्स आर देयर इन द फॉर्म, फ्रॉम वेयर हैव दे कम। बट नाउ द इटिमोलॉजी इज हाउ sentences are made। जनरली ये सेंटेंस फॉर्मेशन बताता है, सेंटेंस फॉर्मेशन। ये सेंटेंस फॉर्मेशन इस सेक्शन में थोड़ा इटिमोलॉजी सेक्शन में मैंने सिंटेक्स का सेक्शन बता दिया था। इटिमोलॉजी सेक्शन में एक ग्रामर का सेक्शन है, ये बताता है कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, हाउ दे ओरिजिनेटेड। ये फॉर्मेशन की बात करता है कि सेंटेंस वर्ड्स का फॉर्मेशन या इनका उद्भव किस तरह से है। ये सेंटेंस या वर्ड या एटिमोलॉजिकल चैप्टर में देखेंगे कि इनका उत्पत्ति कैसे है, किस प्रकार से आए हैं। हम इसका भी डिस्कशन अगले कक्षा में करेंगे। इसके बाद तीसरा है सिंटैक्स जनरली इसका है कि हाउ सेंटेंसेस आर मेड, ये सेंटेंस फॉर्मेशन की चर्चा करता है। ये इटिमोलॉजी में सिंटैक्स में सेंटेंस फॉर्मेशन की चर्चा करता है। इटिमोलॉजी में
हाउ दे जनरेटेड वर्ड्स, अल्फ़ाबेटिकल जनरेशन, सेंटेंस हाउ दे जनरेट, हाउ the rules and regulation generated, it is being talked in etymological section. And syntax is how the sentences are formed. Like अगर हम syntax की चर्चा करें, अगर हम syntax की चर्चा करें, syntax तो सेंटेंस फॉर्मेशन वर्ड से एक चैप्टर ऊपर जाकर के हम लोग सेंटेंस फॉर्मेशन में जा सकते हैं। तो सेंटेंस फॉर्मेशन क्या होगा? सेंटेंस फॉर्मेशन में हमें देखते हैं कि एक पार्ट सब्जेक्ट का होता है और दूसरा पार्ट प्रेडिकेट का होता है। एक पार्ट सब्जेक्ट है, एक दूसरा प्रेडिकेट है। तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पर एनालिसिस होते हैं और सिंटैक्स में आता है। सेंटेंसेस आर फॉर्म्ड, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, विच फॉर्म ऑफ सेंटेंस, विच फॉर्म, हाउ कैन बी टर्न सेंटेंसेस इनटू डबल सेंटेंसेस, मल्टीपल सेंटेंसेस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो हम सिंटैक्स में इसकी चर्चा करेंगे। और चौथा सेक्शन है प्रोसोडी। प्रोसोडी ए फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच ए पोएटिक सेक्शन का है रिटन में, और दूसरा आपका फिगर ऑफ स्पीच एंड वर्सिफिकेशन। वर्सिफिकेशन इसमें मीटर ए पोएटिक डिक्शन में इसकी चर्चा होती है, मीटर सेक्शन का इसकी चर्चा होती है। बीच में वीडियो में कन्फ्यूजन रह गया होगा कि इटीमोलॉजी सेक्शन में थोड़ा सिंटेक्स के पार्ट भूल बस घुस गए थे। तो इटीमोलॉजी जो है, इटीमोलॉजी को मैं पुनः डील करता हूँ। इटीमोलॉजी में आपको बताया जाता है कि हाउ द ओरिजिनेशन ऑफ द वर्ड, ओरिजिनेशन ऑफ द वर्ड। एटिमोलॉजी में वर्ड का ओरिजिनेशन किस प्रकार से होता है इसका चर्चा किया जाता है। हाउ वर्ड्स आर मेड जनरली, ए जैसे अगर हम रेफरेंस दें आर्ट, तो ये इनका ओरिजिनेशन कैसे है। अब उसी तरीके से अगर हम सिटी की बात करें, सिटी, ये सिटी शब्द का जो मूल शब्द है, इससे कितने शब्द हैं? सिटीजेन, सिटी मतलब सिटीजेन मतलब रहने वाले। तो इटीमोलॉजी ग्रामर का सेक्शन ये बताता है कि वर्ड से दूसरे वर्ड्स का फॉर्मेशन किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से एक वर्ड जो मूल वर्ड है उससे अन्य शब्दों का निर्माण हुआ। तो ये इटीमोलॉजी सेक्शन का पार्ट है। और सिंटैक्स में सेंटेंस फॉर्मेशन की बात है। ऑर्थोग्राफी में हाउ वर्ड्स आर सेड एंड हाउ वर्ड्स आर रिटन, हाउ वर्ड्स आर बीइंग डेल्ट विथ, एंड इटीमोलॉजी इज हाउ वर्ड्स आर मेड एंड मूल वर्ड क्या है और उसके ओरिजिनेशन किस तरीके से हैं। सिंटैक्स में सेंटेंस फॉर्मेशन की बात होती है। तो ग्रामर चैप्टर में ये 4 जो हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस में आते हैं। उसके अलावे हमें देखते हैं कि आपका रिटन में पहला है प्रेसिस। हम लोग प्रेसिस राइटिंग देखेंगे, प्रेसिस राइटिंग। दूसरा एक्सप्लेनेशन, दूसरा है कॉम्प्रिहेंशन, फिर है नरेशन, वॉइस, क्वेश्चन टैग, एसे राइटिंग, तो हम ये देखते हैं कि
ये जितने भी सेक्शन रिटन के हैं वो ग्रामर के रूल्स पर ही चलते हैं और इनका डिटेल वर्णन मैं अलग अलग टॉपिक वाइज करूँगा। अब प्रेसिस राइटिंग, एक्सप्लेनेशन, कंप्रीहेंशन, नरेशन, वॉइस, क्वेश्चन टैग एंड एसे राइटिंग। ठीक उसी तरह से प्रोसोडी में अगर हम देखेंगे, प्रोसोडी में क्या है, फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच जो हम लिखते हैं, जो बताते हैं, तो उसको अलंकारिक भाषा में जब हम लिखते हैं तो उसको फिगर ऑफ स्पीच कहा जाता है। दूसरा वर्सिफिकेशन, वर्सिफिकेशन ए पोएटिक डिक्शन है जिसमें मीटर्स हैं। मीटर्स क्या हैं? आयम्बस मीटर, आयम्बस, ट्रोकियक, एनापेस्ट एंड डाक्टिल। डाक्टिल ये मीटर है, वर्सिफिकेशन है। यहाँ राइमिंग फिगर ऑफ स्पीच का पार्ट है और राइमिंग किस प्रकार से होंगे, किस मीटर में लिखा जाएगा। फिर वर्सिफिकेशन में बहुत सारे वर्स किस वर्ष में लिखे गए हैं उसका एक अलग चैप्टर है। ये 10th के स्टूडेंट के लिए लाभदायक होगा। मैं इस पर भी वीडियो डालूंगा किस तरीके से मीटर और वर्सिफिकेशन होंगे, फिगर ऑफ स्पीच किस तरह से बनाए जाएंगे। और ये रिटन में जो जनरल कंपटीशन लोगों के लिए है वो प्रेसिस राइटिंग, एक्सप्लेनेशन, कंप्रीहेंशन, नरेशन, वॉइस, क्वेश्चन टैग एंड एसे राइटिंग। आप जानते हैं कि बीपीएससी में भी एसे राइटिंग पर ही क्वेश्चन को बेस किए जा रहे हैं। उसी तरीके से ग्रामर के जितने पार्ट हमने अभी देखे, इसमें 4 मेनली हमने देखे। 4 के अलावे अब हम आगे ग्रामर का मेन डिटेल में चलते हैं। डिटेल में हमें देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या होगा? पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन होगा, इसकी डिटेल चर्चा की जाएगी, नाउन। दूसरा कौन क्या होगा? प्रोनाउन। तीसरा क्या होगा? एडजेक्टिव। चौथा क्या होगा? वर्ब, वर्ब होगा। फिर होगा एडवर्ब, एडवर्ब। फिर प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, फिर इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 हैं। तो ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे। इस पर डिटेल अलग अलग मैं अलग अलग टॉपिक वाइज ऑनलाइन वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद इनके अलावे क्या होता है? पहला है नंबर, जिनसे प्रभावित होते हैं नंबर। दूसरा है केस। तीसरा है जेंडर। नंबर, केस, जेंडर। फिर देन है पार्टिसाइपल, पार्टिसाइपल, जेरंड, आर्टिकल्स एंड नंबर, केस, जेंडर, पार्टिसाइपल, जेरंड, आर्टिकल एंड मेनली इनके साथ इनका रूल्स चलते हैं जिसके तहत सेंटेंस फॉर्मेशन आगे हम करेंगे। ये हो गया। अब इसके आगे फिर क्या हम लोगों को देखने हैं? फिर हम लोगों को सेंटेंसेस देखने हैं। तो सेंटेंसेस में सेंटेंस क्या है भाई? सेंटेंसेस में सब्जेक्ट देखने हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? कौन कौन शब्द सब्जेक्ट बन सकता है? किसको किसको हम लोग सब्जेक्ट में बना सकते हैं? तो ये बताऊंगा। देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है? देन एडजंक्ट, एडजंक्ट्स, सब्जेक्टिव एडजंक्ट्स क्या क्या होंगे? सब्जेक्टिव एडजंक्ट्स क्या क्या हैं मैं बताऊंगा। फिर ऑब्जेक्टिव एडजंक्ट्स, ऑब्जेक्टिव एडजंक्ट्स क्या क्या होंगे, क्या क्या होंगे, इसका डिटेल व्याख्या प्रत्येक टॉपिक वाइज में करूंगा। फिर इसी सेक्शन को पुनः रिपीटेशन मैं कर रहा हूं। इसी सेक्शन में सब्जेक्ट में
सब्जेक्ट का डिटेल एनालिसिस करूंगा, जिसमें ये बताया जाएगा कि सब्जेक्ट कौन कौन से शब्द बन सकते हैं, किस प्रकार जो शब्द प्रेडिकेट है वो सब्जेक्ट भी हो सकता है, और सब्जेक्टिव वर्ड प्रेडिकेट हो सकता है। और दूसरा प्रेडिकेट की चर्चा करूंगा, प्रेडिकेट की चर्चा करूंगा। तो इंग्लिश ग्रामर जो मेनली है इन्हीं पर बेस है, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, और उधर पार्ट्स ऑफ स्पीच, जेंडर, केस, आपका आर्टिकल, जेरंड, पार्टिसिपल, जो मैंने बताया टॉपिक का नाम बता रहा हूँ। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट करने के बाद फिर हम देखेंगे सिंगल सेंटेंस। सेंटेंस क्या है भाई? सिंगल सेंटेंस क्या है? डबल सेंटेंस। फिर सिंपल सेंटेंस, सेंटेंस क्या है? सिंपल सेंटेंस। फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये सेंटेंस के फॉर्म है। एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस सिंपल है, कौन सा सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है, इसकी चर्चा डिटेल में करूंगा आप लोगों के साथ। अब एक अन्य महत्वपूर्ण चैप्टर की बात कर रहा हूं, वो ये है पार्सिंग मॉडल। पार्सिंग मॉडल, पार्सिंग मॉडल में ये बताना होता है कि सेंटेंस में जो शब्द यूज हुए हैं वो किस प्रकृति के हैं, उनका नेचर क्या है, किस किस रूप में उनका इस्तेमाल किस रूप में हुआ है, तो पार्सिंग मॉडल बताऊंगा। उसके बाद आपको ए सेंटेंस का मल्टीपल को सिंपल, सिंपल को मल्टीपल, कॉम्प्लेक्स, प्रेसिज राइटिंग मैंने पहले ही बता दिया है। तो इंग्लिश ग्रामर में मेनली इंट्रोडक्टरी क्लास के रूप में मेरा एक क्लास है। इसमें बीच में भूलवश मैंने एटिमोलॉजी सेक्शन में सिंटैक्स वाली बात बता दी थी, तो सेंटेंस फॉर्मेशन एंड सेंटेंस अंडरस्टैंडिंग ये सिंटैक्स का पार्ट है, और वर्ड्स फॉर्मेशन जो है वो एटिमोलॉजी का पार्ट है। और हाउ वर्ड्स आर सेड एंड हाउ वर्ड्स आर मेड ये आपका ऑर्थोग्राफी सेक्शन का पार्ट है, जिसका डिटेल एनालिसिस एटिमोलॉजी में होता है। तो ये 4 पार्ट ग्रामर का मेन पार्ट है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच फिर उनके अलग अलग पार्ट्स हैं, उनका यूज है। तो मैं आपको अगले कक्षा में, अगले ऑनलाइन वीडियो में मैं उसका डिटेल आप लोगों को बताऊंगा, एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, ताकि आप लोगों को आसानी हो सके। और मैं समझता हूं कि इसी बेसिक टेनेट पर हम लोग आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम लोग ये समझेंगे कि भाई इंग्लिश किस तरीके से लिखे जाते हैं, किस तरीके से बोले जाते हैं, किस तरीके से पढ़े जाते हैं। तब तक के लिए ठीक है, धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब कर देंगे। पुनः फिर अगले वीडियो में मिलूँगा। नमस्कार।